हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए बात हम करते हैं। डिटरमिनेंट जैसा चैप्टर मेरा चल रहा था और हमने देखा था कि उसमें हमने कई लेक्चर लगभग 5 लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, अब इसमें 1-2 लेक्चर और ही बचे हुए हैं, तो मे बी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आप इसको पूरा शुरू से पूरा अच्छे से पढ़ाई करना, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह जेई वगैरह के लगाना, वो सारे आपके बड़े आराम से लगेंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक आज हमारा ये है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे है वो सपोज करिए, मान लीजिए सपोज करिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 और a3x प्लस b3y और प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ये हमारा जीनो। देखिए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में अंतर ये होता है, यहाँ पे होमोजीनियस में ये 0 0, जैसे पिछले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे ना, वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, तो उसमें क्या था आपका 0 0 की जगह पे आपका d1 d2 d3 था। ठीक, अब उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा सोल्यूशन जो आ रहा था कंसिस्टेंट आ रहा था, इनकंसिस्टेंट आ रहा था, और जो हमारे पास कंसिस्टेंट में भी 2 कंडीशन आ रहा था और इनकंसिस्टेंट का एक केस आ रहा था। तो वहां पे ये आ रहा था कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आपका कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा। अब दूसरा क्या था कि अगर डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 हो तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो रहा था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहा था। लेकिन अगर डेल्टा 0 हो और एटलीस्ट 1 इन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक ऐसा हो जो कि 0 ना हो, तो उस केस में हमारा आंसर आ रहा था नो सॉल्यूशन, जो कि हमारा था इनकंसिस्टेंट। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अगर देखें, जैसे अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, a1 b1 और ये c1, a2 b2 c2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a3 b3 और ये c3। इसी तरह से अगर हम डेल्टा 1 की बात करेंगे तो डेल्टा 1 में देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका b1 फिर b2 और ये b3 हो जाएगा, और ये आपका c1 c2 और c3। इसी तरह से अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर से a1 a2 a3 0 0 0 b1 b2 और ये b3। ठीक, नेक्स्ट नंबर 3 अगर मैं डेल्टा 3 की बात करता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और ये आपका हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये आपका डेल्टा 3 आ गया। ठीक, अब देखिए अब कहानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता ऐसा है कि बेटा लोग जब हम डेल्टा निकालते हैं, अब देखो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, अगर मैंने डेल्टा निकाला तो देखो अगर यहां पे डेल्टा निकाला और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यार अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो देखो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं एक्स निकालने के लिए, हम लोग यही तो यूज करते हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। वाई निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। और जेड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब देखो यहां तो ये बोल दिया कि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है। अब डेल्टा जब 0 के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगा, यहाँ पे। लेकिन आप देखो ना डेल्टा 1 तो मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर सारे एलिमेंट उसके 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 यानी डेल्टा 1 0 हो जाएगा। आपका डेल्टा 2 भी देखो, एक आपका सेकेंड कॉलम देखो 0, ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें डेल्टा कॉलम 3 की, तो कॉलम 3 में भी देखो सारे एलिमेंट 0, इसका मतलब हमारा डेल्टा 3 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो समस्या क्या है ना कि जब हमने देखा कि हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों 0 आ रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। 0 अपॉन समथिंग यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। जेड भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा लोग ये तो है यूनिक सोल्यूशन ही है, और यूनिक सोल्यूशन होगा
तो ये तो डेल्टा नॉट इक्वल 0 यहीं से क्लियर हो गया था, यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे x की बात करें, हम y की बात करें और z की बात करें तो सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगा। तो इस केस में इसको बोला जाता है ट्रिवियल सोल्यूशन या ट्राइवियल सोल्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग। ये हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन होता है जब x y z क्या होता है, सबकी वैल्यू सेम है और यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखिए जब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे तो केस नंबर 2 हमारा आप अगर देखते हैं तो केस नंबर 2 अगर मैं ये बोलूं कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो आप पहले से देख रहे हो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तो ऑलरेडी 0 है ही। तो भाई अगर ये 0 है तो सब क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। और जब 0/0 फॉर्म बनता है तो वो क्या बनता है आपका, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इस केस में आपका आंसर जो आ जाएगा इनफाइनाइटली। क्यों? क्योंकि आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये सब भी 0 है। तो ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये केस आपका बन जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक, अच्छा अब देखो इस पे क्या होता है ना, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पे क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा जब आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और ये भी देखिए मैंने पहले ही बताया था इनकंसिस्टेंट इसको बोला जाता है। तो देखो इनकंसिस्टेंट ये भी होगा क्योंकि मैंने पहले एक चीज बता रखा आपको, अगर हमें सॉल्यूशन मिलेगा, अगर हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो इनकंसिस्टेंट ही होगा, कंसिस्टेंट नॉट इनकंसिस्टेंट, ओह इनकंसिस्टेंट नहीं बेटा लोग, कंसिस्टेंट होगा। ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कंसिस्टेंट देखिएगा। चलिए तो बात बस इतनी सी है, अगर ये कंसिस्टेंट हो गया, ये भी आपका कंसिस्टेंट, जब भी सोल्यूशन आएगा इसका मतलब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब चाहे एक सोल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन आ रहा है इट मीन्स वो क्या आपका कंसिस्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे भी आपका ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो भी कंसिस्टेंट है और आपका 0/0 आ रहा यूनिक सोल्यूशन है तो भी आपका कंसिस्टेंट है। ठीक, तो दोनों ही केस में आपका आंसर कंसिस्टेंट। यानी कि अगर हम देखें बात करें होमोजीनियस सॉल्यूशन की, अगर होमोजीनियस ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है अगर हम इनकी बात करें तो इसमें हमको इनकंसिस्टेंट नहीं मिलता है, यानी कि नो सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि इनकंसिस्टेंट के लिए या नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एटलीस्ट कोई एक 0 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि हर रो में हर कॉलम में एक एक के सारे एलिमेंट 0। इसका मतलब तो यहाँ तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नो सोल्यूशन का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा इसी की कहानी हम नोटते हैं। देखिए तो इस वाले को तो हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा इसमें क्या होता है ना, इस वाले में अक्सर क्या क्वेश्चन में पूछता है कि एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो, एक्स वाई जेड आर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ऐसा मतलब कुछ बोल दिया कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एक्स वाई जेड आर नॉट जीरो, इस टाइप का कुछ अगर लिखा हुआ आता है और अगर वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला है तो ऐसे क्वेश्चन में ना किसी अननोन की वो वैल्यू जानना चाहता है, तो वो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सीधा सा काम करना, डेल्टा इक्वल्स टू बस 0 कर देना है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। वहां पे आपका आंसर का जो भी आपका लैम्डा के या जो भी आपका अननोन टर्म है उसकी वैल्यू निकल आती है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा एक क्वेश्चन इसी पे है, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन दिस 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 पासेस नॉन ट्रिवियल से। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन and find the ratio x y z where lambda has the smallest of these values। तो सबसे पहले तो देखो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला है। अब अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला है तो जाहिर सी बात है इसका जो डेल्टा होगा वो 0 होगा। अगर डेल्टा 0 होगा तो डेल्टा मतलब ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 लैम्डा +1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 लैम्डा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा अगेन लैम्डा -1, ये आपका आ जाएगा 4 लैम्डा -2, यहाँ पे आपका आ जाएगा लैम्डा +3, ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3 लैम्डा +1, ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा। अब इसी को इक्वल्स टू 0 हम लोग मान लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 0।
अब इसी को डेल्टा को 0 मान के अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको हमको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है ताकि हमारा लैम्डा सही है, क्योंकि बोला है ना, अब इसका मतलब देखो लैम्डा के बारे में बोला इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से लैम्डा की हमको 1 या 2 जो भी वैल्यू अगर आएगी उसमें हम चेक करेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। चलिए, अच्छा उसके बाद ये तो करना है, फाइंड द रेशियो भी निकालना हमको, एक्स वाई जेड का रेशियो भी निकालना, लेकिन पहले ही बोल दिया वेयर लैम्डा हैज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो, अब प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ाई है तो थोड़ा उसका फायदा उठा लिया जाए। अब जैसे अगर हम फायदा उठाने जाएंगे तो पहले तो हम ये करते हैं R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। तो दोनों में से पहले हम क्या करते हैं, R2 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हमारा R1 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये लैम्डा माइनस 1, ये आपका 3 लैम्डा प्लस 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों सेम चीज है, जाहिर सी बात है ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, दैट विल बी आपका हो जाएगा लैम्डा। अब इसमें से इसको माइनस का, यानी यहां माइनस होगा, यहां माइनस, यानी कि आंसर आ जाएगा -3। तो लैम्डा माइनस 3 ये आ गया। चलिए फिर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस लैम्डा। ठीक, सिमिलरली अब फिर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा। सिमिलरली देखिए 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। अच्छा, अब यहां भी जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये देखिए 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, दैट विल बी लैम्डा हो जाएगा, और यहां पे आपको ऑलरेडी -3 आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा -3। तो 3 लैम्डा और ये -3, ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आ गया। लेकिन यार देखो, अभी आपने जो हमको 0 चाहिए ना लैम्डा की वैल्यू, हालांकि डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, ये थोड़ा और हमारा अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में होता ना, कोई एक रो या किसी एक कॉलम के अगर तीनों एलिमेंट हमारे अगर 0 हुए होते ना, तब अपना कुछ काम बन जाता। बट अभी यहाँ पे ना, अभी ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और देखते हैं, कहीं और कोशिश करते हैं, कुछ और हो सकता है छोटा, क्योंकि किसी एक रो में या तो हम इसको 0 बना दे, इसको 0 बना दे, ताकि कोई एक हमारा कम बन जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। या फिर अगर ये 0 तो इसको कैसे 0 इससे कर सकते हैं यहाँ भी, अच्छा ठीक है, या फिर इसको 0 कर ले। चलिए ऐसा करते हैं, C3 टेंडिंग टू C3 और प्लस C2 कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग C3 प्लस C2 कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे आएगा क्या, ये तो देखो पहले तो आप इसको यही लिख लो, लैम्डा -1 0 3 माइनस लैम्डा, ये भी आप वही रहने दीजिए 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे आपका लैम्डा -3, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे +3 -3 0 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, और इसको ऐड करने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए ये चीज तो अपने पास आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया अपना। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग की अभी तो, लेकिन हाँ अब इसको सिंप्लीफाई तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे R2 के अलॉन्ग, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो हम यहाँ पे प्लस ही लेते हैं, लैम्डा -3। अच्छा, अब हमारे पास बचेगा क्या, जब हम लैम्डा -3 लेंगे तो हमारे पास ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला जब हमारे पास ये वाला टर्म आएगा तो ये वाला टर्म और आपका ये, चूंकि यही वाला आप ले रहे हो तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, तो आपके पास यहां बन जाएगा क्या, लैम्डा -1, तो लैम्डा -1 और ये हो जाएगा लैम्डा -3। ठीक, फिर आपका यहाँ पे माइनस 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो देखो एक तो अपन को भाई पहले ही देखो यहाँ पे, अच्छा चलो यहाँ पे देखो लैम्डा -3 दिख ही रहा है, यहाँ पे बस ना 3 माइनस लैम्डा, तो माइनस साइन अगर कॉमन कर देंगे तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस, तो लैम्डा -3 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास हो जाएगा लैम्डा -3 का होल स्क्वायर। चलो अब देखते हैं अपने पास क्या बचा,
यहाँ बच जाएगा लैम्डा -1। अब चूंकि ये प्लस हो चुका है तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा +1 विच इज इक्वल टू 0। +1 -1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका इंटू 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी लैम्डा की यहाँ पे 2 वैल्यू आया और उसने बोला है कि आपको क्वेश्चन में इसने बोला है कि लैम्डा हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तब आपको बताना है। अभी देखिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला था तो हमने डेल्टा 0 किया, हमने अननोन की वैल्यू निकाल लिया। अब जब हमारा अननोन आ गया तो उस अननोन जो लैम्डा की वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब जब 0 हो जाएगा तो हमको रेशियो निकालना है। अब जब 0 हो जाएगा, चलो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी 2 इक्वेशन ले लेते हैं। और जैसे मान लो पहला इक्वेशन लेते हैं, अगर पहले इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा -x, ये आ जाएगा आपका +y और ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अच्छा जी, तो -x +y और +0 उसको, यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x - y इक्वल, या इसको आप +0 इक्वल टू ऐसे 0 कर लो। तो ये तो मान लो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। चलिए दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ लैम्डा 0 तो ये तो -x आएगा, ये आपका आ जाएगा -2y और यहाँ आ जाएगा 3z। तो बल्कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा x + 2y और -3z। तो आ जाएगा अपने पास x + 2y -3z = 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। चलिए अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकाले, तो जो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास 10 में पढ़ा था वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। x b1 b2 यानी क्या हो जाएगा, -1 और ये 2 हो जाएगा। फिर आपका c1 c2 लेंगे तो ये आपका 0 -3 हो जाएगा। इसी तरह से y आप यहाँ से लोगे जब, तो ये आपका हो जाएगा 0 -3, फिर आपका ये आ जाएगा 1 1, फिर आप यहाँ पे 1 करोगे जब, तो यहाँ पे आपके आंसर में आ जाएगा ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ये पहला जो b1 b2 वाला था उसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। तो फिर से जब उसको रिपीट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पहला वाला फिर से -1 और ये हो जाएगा 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन ये -3 यानी कि 3 -0 यानी कि ये तो 3 ही रहेगा। चलिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका y/3 ही आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे करते हैं बात तो ये हमारे पास जो आ जाएगा इसको हम लोग z मान लेते हैं, तो ये हमारे पास z आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा +1 यानी कि 3। अब देखिए सब आ गया, x/3 आ गया, y/z आ गया और y/3 आ गया और z/3। तो रेशियो की बात करते हैं 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा x y और z का जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 1:1:1 यानी कि x/1 y/1 और z/1। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए चूंकि ये पूछा था पहले ही कि अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा एंड फाइंड द रेशियोज x/y/z, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:1। ठीक है, तो बात देखो बस इतनी, नॉन ट्रिवियल से ही सारा कहानी आपका दिख गया। तो जहां भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, इस तरह की बातें लिखा हो, एक्स वाई जेड आर नॉट जीरो, इस तरह की बातें अगर लिखा तो आप समझ जाना कि वहां पे वो नॉन ट्रिवियल की बात कर रहा है और वहां पे आपको फिर क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है, इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x इक्वल्स टू सी वाई प्लस बी जेड और y इक्वल्स टू ए जेड प्लस सी एक्स और z इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नॉट ऑल जीरो। मैंने बोला था ना, ये अगर ये ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, नॉट ऑल जीरो, नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल, इस तरह की बात अगर लिखा है तो तुरंत समझ जाना यहाँ पे डेल्टा बराबर 0 की वो बात कर रहा है। चलिए तो अगर हम डेल्टा बराबर, पहले तो इसको हमको सही से लिखना पड़ेगा एक सिस्टम से। तो ये आपका क्या आ जाएगा x और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, एक सेकेंड, इसको हम लोग लिखेंगे देखिए यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख लें या तो सबको x की तरफ बुला लें।
ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, x की तरफ बुला लेते हैं। तो जब x की तरफ बुलाएंगे तो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे, माइनस सी एक्स एंड प्लस वाई और माइनस ए जेड इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस बी एक्स एंड माइनस ए वाई और प्लस जेड इक्वल्स टू 0। इस तरह से देखिए हम सबको इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब बोला यार नॉट जीरो, अब नॉट जीरो का क्या मतलब हुआ, मैंने बोला कि आपको डेल्टा बराबर 0 करना है। अब डेल्टा बराबर 0 करने का मतलब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, ये आपका माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये डेल्टा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ से तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हम डायरेक्टली इसको क्या करें कि 0 बना लें, लेकिन क्या है कि बनाना तो पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि इसके लिए हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा आंसर क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो ऐसा क्या यहाँ पे हम सोचे कि हो जाए, चलिए देखते हैं क्या ऐसा हम सोच सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तो माइनस सी है, अगर ये प्लस सी बन जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। ये माइनस भी है, फिर इसको अगर प्लस भी बना देंगे तो भी काम बन जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि अगर मैं C2 को C2 और प्लस C1 कर लेता हूँ, तो C2 की जगह माइनस सी हो जाएगा, C1 का पहला वैल्यू रखूंगा तो प्लस सी यानी हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से मैं सोच लेता हूँ कि C3 को मुझे क्या लिखना है, C3 को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे C3 और प्लस चूंकि B माइनस भी था यहाँ पे B C1 कर लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब होगा क्या, यहां पे जो आपका आंसर आ रहा था, यानी कि ये देखिए हम लोगों ने इसमें तो कुछ भी नहीं किया था, C1 को एज इट इज 1 माइनस सी और ये माइनस बी आप लिखोगे, लेकिन हाँ अपना काम ये बन गया, C2 माइनस सी रखेंगे और यहाँ पे C1 का 1 रखेंगे तो प्लस सी, यानी कि ये अपना 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर C2 आप 1 लिखोगे और यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस सी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर आप यहाँ पे C2 माइनस ए रखोगे तो ये इसको यहाँ पे रख दोगे तो आपका हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी सी, माइनस ए माइनस बी सी हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी चीजें रखते जाएंगे। तो अभी तो हमने एक सॉल्व किया, चलिए आगे वाला सॉल्व करते हैं। C3 प्लस B1, अब C3 की जगह अगर मैं माइनस बी रखता हूँ यहाँ B1 यानी कि C1 यहाँ पे है, इसको प्लस बी रखूंगा तो ये भी टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए C3 की जगह अगर मैं माइनस ए रखता हूँ तो माइनस ए रखूंगा तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा B से, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी सी, माइनस ए माइनस बी सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रखता हूँ C3 की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो इसको माइनस बी को मिलेगा, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब देखो नॉर्मल सा है, इसको हम किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमको ये करके लाना है, प्रूव करके हमको ये लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल्स टू 1 लाना है। चलिए अब इसको और कैलकुलेट करते हैं। जब 1 के लिए करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब ये पहले से माइनस है तो देखो भाई इसका माइनस और इसका माइनस निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी सी का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसी को हम सॉल्व कर दें, क्योंकि देखिए इसका भी हम मल्टीप्लाई, ये तो एक पहले वाला माइनस है, इसका माइनस दोनों को निकाल लेंगे तो a प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है लेकिन माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो लेकिन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर से माइनस 2abc इक्वल्स टू 0। देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सारे निगेटिव वाले को उधर भेज देते हैं तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc और विच इज इक्वल्स टू आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था।
तो देखो बस इतनी सी बात है, इसने एक छोटी सी बात कह दी, इसी से सारा आपको समझना है कि एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो आपको डेल्टा बराबर 0 करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट अपना, देखिए टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका होता है इसको। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने बोला कि सर मेरे पास एक डेल्टा एक्स ऐसे दिया हुआ है, ये आपका दिया है f1x, ये आपका दिया है f2x, ये दिया है आपका f3x। इसी तरह से आपके पास एक दिया है g1x, एक दिया आपके पास g2x और एक दिया आपके पास g3x। फिर इसी तरह से मान लीजिए एक दिया है h1x, एक दिया आपको h2x और एक दिया आपके पास यहाँ पे h3x। इस तरह से कोई 3 फंक्शन के फॉर्म में डिटर्मिनेंट गिवन है। ठीक, अच्छा अब देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप रो के थ्रू डिफरेंशिएट करो या फिर आप कॉलम के थ्रू डिफरेंशिएट करो। तो जब आप देखो मैं यहाँ पे रो का बता दूं, कॉलम का एज इट इज हो जाएगा। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, मैं रो के अलॉन्ग कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं डिफरेंशिएशन अलॉन्ग रो के अलॉन्ग में कर रहा हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए, अब अगर मैं यहाँ पे सपोज करो ये बोल दूं कि मेरे पास जो मेरा डेल्टा डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, पहले रो को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वो हो जाएगा f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स और f3 डैश एक्स। तो उस केस में मैं g1x, g2x, g3x, h1x, h2x और h3x, उस केस में हम इनको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, केवल पहले रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे और तीसरे को एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आइए प्लस आते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में अब पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले को एज इट इज लिख लीजिए f1x, f2x, f3x। फिर इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे g1 डैश एक्स, g2 डैश एक्स, g3 डैश एक्स। फिर इसको आप ऐसे उठा लीजिए h1x, h2x और फिर आपका हो जाएगा h3x। ये आपका ऐसे आ जाएगा। अगले स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, अब पहले दूसरे को ऐसे एज इट इज रहने, तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या आपका f1x, f2x और यहाँ पे आपका f3x। इसको भी ऐसे लिख लीजिए g1x, g2x, g3x। तो इस बार ये हो जाएगा h1 डैश एक्स, यहाँ पे क्या होगा h2 डैश एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका h3 डैश एक्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। इससे क्या होता है, देखो बेटा होता क्या, हम ऐसे यहाँ पे एज इट इज नॉर्मली भी पहले डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करके निकाल के पूरा फंक्शन आ जाए तब भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो भी हो जाए। लेकिन कभी कभी जब बहुत टफ बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर ये दिक्कत आती है। हालांकि ऐसा तो नहीं कि आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर नहीं, तब भी आंसर आता है। बस इससे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो कोई 2 रो के थ्रू कर रहे हैं, अगर कॉलम, अब देखो कॉलम में कैसे करना, पहले आप इस कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों को छोड़ दोगे, फिर प्लस, अगले में इसको फर्स्ट को और थर्ड को छोड़ोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस, अगले में फर्स्ट सेकंड को छोड़ोगे और थर्ड को डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएशन में आप या तो कॉलम के थ्रू करो या फिर रो के थ्रू। फायदा में बताना क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई 2 रो ना सेम दिख जाते हैं, आइडेंटिकल टाइप का, तुरंत उसका आंसर 0 होता है, तो एक डिटर्मिनेंट सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, उससे थोड़ा आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन जो है ये दिया है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स 1 1, और हमसे वैल्यू पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर दिया एफ डैश 0 की वैल्यू और प्लस एफ डैश 1 का स्क्वायर बोला है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यार पहले तो हमें एफ डैश एक्स चाहिए ना, तो एफ डैश एक्स देखो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहले अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूं, मैं पहले रो को डिफरेंशिएट करता हूं, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो उस केस में मुझे इसे बस उतारना था, इनको तो डिफरेंशिएट करना नहीं था। साइन एक्स ये भी हो जाएगा आपका कॉस एक्स, इसको भी उतारना था बस ऐसे x 1 और 1। तो ये तो मैंने पहले स्टेप में किया, फिर प्लस। अब जैसे मैं दूसरे स्टेप में आऊंगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, साइन एक्स को एज इट इज
कॉस एक्स को भी एज इट इज, साइन एक्स को भी एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करूँ, कॉस एक्स को करूंगा तो आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स को करूंगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और इसको एज इट इज एक्स 1 1 ऐसे ही लिख लूंगा, प्लस इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अब देखिए फर्स्ट रो यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, अगेन साइन एक्स, फिर इसको भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर ये आपका कॉस एक्स, फिर यहां पे देखिए इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब ये आपका पूरा सॉल्व होकर डिफरेंशिएशन आ गया। देखो अब इससे फायदा कितना हुआ बेटा लोग, इससे हमारा फायदा देखो हो गया बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखो पहला रो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यानी आप यहां देख रहोगे ना आपका R1 और R2 ये आपके आइडेंटिकल हो गए। तो जब ये आइडेंटिकल हो गए तो जाहिर सी बात है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूरी 0 हो गई। सिमिलरली यहां पे देखो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो माइनस साइन कॉमन ले, ये भी वही आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां भी आपके पास अगर आपका R1 और R2 क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले कॉमन निकाल लीजिएगा, ऐसे डायरेक्टली मत बोलिएगा, पहले कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस साइन बाहर हो जाएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लेकिन ये आपका साइन एक्स कॉस है ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी ये आइडेंटिकल हो जाएगा और इसके बाद इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखो कुल मिला के बचा अपने पास क्या 1, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ हमें पता है ये साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर ये भी होता है प्लस माइनस 1, यानी हम इसके थ्रू अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1। और जैसे मेरा यहाँ पे 1 हुआ, 1 के बाद देखो ये छूटेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन पहले से एक माइनस होता है तो वो हो जाएगा क्या प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये भी देखो अपने लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो एफ एक्स फाइनली जो हमारा एफ एक्स आ गया, हमारा एफ एक्स आ गया। अब देखिए क्या आ गया आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है। इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया 1 आ गया। अब एफ डैश एक्स तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, पूछा क्या था अपने से एफ डैश 0, चलो एफ डैश 0 निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1 आएगा। चलो एक्स की वैल्यू एफ डैश 1 पूछा तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एफ डैश 0 की वैल्यू भी 1 और एफ डैश 1 की वैल्यू भी 1। लेकिन अपन लोग से पूछा क्या था, अपने से पूछा था 2 की पावर एफ डैश 0 और प्लस एफ डैश 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए क्या होगा 2 और एफ डैश 0 की वैल्यू 1 आ रही, इसकी पावर 1 हो जाएगा। एफ डैश 1 भी आपका 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही, यानी कि अपने पास क्या होगा 2 + 1 और अपना आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया 3। चलिए आते हैं अगले लास्ट। हाँ अगला देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा लोग, हम इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, देखो उतना हमें करना है नहीं, बस हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखो अभी हम लोग को दिख जाएगा, हालांकि करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे तो बहुत ही बड़ा जाएगा, लेकिन इसकी मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन आए और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे, तो लेट इस पूरे डिटर्मिनेंट को ना पहले आप ऐसा कुछ मान लो कि लेट a0 फिर a1x फिर आपका यहां से a2x स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा a3x का क्यूब एंड डैट ऐसे सो ऑन। अब देखो अपन से क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। अब अगर हम RHS में देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है a1 है, तो हमें a1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो जब a1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो इसको हमको एक बार पूरा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये तो बचेगा आपका बस a1 बचेगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2a2x, अगला करोगे तो 3a3x का स्क्वायर, यानी x के टर्म तो आएंगे ही आएंगे। अब आगे कहीं आपका x का क्यूब आएगा, ऐसे आएंगे। देखो ऐसे वाले बस यही करना, a1 निकालना हमें, तो बस आपको बस एक बार डिफरेंशिएट कर देना है और पुट कर देना है x = 0, क्योंकि जैसे आप x की वैल्यू एक बार डिफरेंशिएट करके 0, देखो इधर का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ
A1, तो इसका मतलब यहां पे जो बचेगा वो सिर्फ A1 की वैल्यू बचेगी। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, पूरा करने की जरूरत है नहीं हमें। कैसे? अगर हम पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक में बस कर लेना, देखिए अभी आपको यहां से दिख जाएगा। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आएगा क्या, A1 B1, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर A1 B1 माइनस 1, ये आएगा। ठीक, ऐसे ही अगले वाले को करूंगा तो A1 B2, फिर 1 प्लस एक्स की पावर A1 B2 माइनस 1 आएगा। इसको करूंगा तो ये आ जाएगा A1 B3 और 1 प्लस एक्स की पावर A1 B3 माइनस 1, ऐसे ही आना है। ठीक, अच्छा जब ये आएगा तो x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर ये कुछ भी रहेगा, क्या आएगा 1 ही। तो कुल मिला के बचेगा क्या अपने पास, A1 B1। अच्छा, तो मतलब पहले वाले में पहले कोई डिफरेंशिएट करना, यानी पहले वाले में आपके पास A1 B1 बचेगा, यहां क्या बच जाएगा आपके पास A1 B2 बच जाएगा, यहां क्या बच जाएगा आपके पास A1 B3 बच जाएगा। अब यहां पे तो इसको डिफरेंशिएट ही नहीं करना है, तो इसको आपको x की वैल्यू 0 0 रख दोगे तो देखो 1 की पावर ये सब बनेगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वो भी क्या आएगा 1 ही 1, तो ये भी देखो 1 1 1 1 1 1, ये हो गया, दिख गया होगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस। इसी तरह से अगला वाला जब करोगे, अब इसमें आप सब रख दो 0 0, तो 1 1 1, और ये वाला अब इस बार क्या आ जाएगा A2 B2, ये वाला आपका क्या आ जाएगा A2 नहीं, ये A2 B1, ये आपका A2 B2, ये आ जाएगा A2 B3, और ये फिर 1 1 1, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। फिर उसके बाद देखिए आप अगला करोगे जब, तो पहले में 0 0, दूसरे में 0 0, तो ये भी 1 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 ये भी 1, ये बस आपके पास आ जाएगा क्या A3 B1, ये आपका आ जाएगा A3 B2, और ये आपका आ जाएगा A3 B3। अब देखो हर जगह आप देखो, यहाँ पे R2 R3 आइडेंटिकल इसलिए 0 हो गया, यहाँ पे देखो R1 R3 आइडेंटिकल इसलिए 0 हो गया, यहाँ पे R1 R2 आपका आइडेंटिकल इसलिए ये 0 हो गया, यानी पूरा ही 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इधर भी पूरा 0 होगा, तो यानी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा लोग करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और भी क्वेश्चन में जो बड़े बड़े क्वेश्चन होता है उसमें फिर हम अप्लाई करने की इसको कोशिश करते हैं। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा है, यानी कि वो A1 था। तो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये चीजें मैं बाइनोमियल में बताता हूँ, क्वेश्चन भी कराता हूँ। अगर जैसे मान ली मेरे से अगर यहीं पे डायरेक्ट पूछता है कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होती, तो मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं ना, मैं डायरेक्ट x की वैल्यू क्या कर देता, 0 पुट कर देता। अब x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये सब 1 1 1 1 1 1 डायरेक्ट डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता, और इधर तो आपका पूरा 0 हो ही जाएगा, तो a0 की वैल्यू भी 0 आ जाती। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट पूछा है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यू 0। अगर मान लो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता तो हम लोग उसको डबल डिफरेंस, एक बार फिर से डिफरेंशिएट फिर x इक्वल 0 रखते तो हमको A2 की वैल्यू मिल जाती। तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करते, बस A0 A1 और A2 की तरह, और बहुत से अच्छे क्वेश्चन इस पे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद हम बात करेंगे एक लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर या मैक्सिमम एक होगा, या फिर एक या 2 लेक्चर मान लो, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये चैप्टर अब लगभग कंप्लीट होने वाला है, आप इसके करो। तो मैं अगले क्लास में कुछ जो मतलब चैप्टर का जो 1-2 टॉपिक बचा है, इंटीग्रेशन बचा है, समेशन बचा है, ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करके देखते हैं, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, गुड बाय।